नमस्कार दोस्तों। आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत पाठ 12 लखनवी अंदाज पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। पाठ शुरू करने से पहले हम यशपाल जी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब की फिरोजपुर छावनी में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। इनकी रचनाओं में सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों का मुखर विरोध है। इन्होंने अनेक कहानियां, नाटक और उपन्यास लिखे हैं। यशपाल जी के उपन्यास झूठा सच में भारत विभाजन की त्रासदी का चित्रण देखने को मिलता है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। सामंत वो होते हैं जो धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, बहुत ही अमीर लोग होते हैं। उस समय लखनऊ में नवाबों का राज था, लेकिन उनकी नवाबी अब छिन रही थी। वो पैसे वाले लोग अपनी इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वे अपने पुराने जीवनचर्या के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते थे। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लखनवी अंदाज एक व्यंग्य रचना है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र होने आवश्यक हैं। यदि कहानीकार बिना कथ्य के कहानी लिख भी दे तो उसकी संतुष्टि उस लखनऊ के नवाब जैसी होगी जो खीरे को खाने की बजाय केवल उसे सूंघकर और उसके स्वाद की कल्पना से ही अपने पेट को भर लेता है। जीवन के असली रूप को छोड़कर बनावटी जीवन शैली को अपनाना यथार्थ से दूर भागना है। लखनवी अंदाज पाठ के नाम से ही स्पष्ट है कि इस पाठ में लखनऊ के लोगों के बारे में बात की जा रही है। लखनऊ का अंदाज, वहाँ का शिष्टाचार, लोगों का रहन सहन, उन सब की मिसाल दी जाती है। पहले लखनऊ में रईस लोग रहते थे, उनमें कुछ नवाब भी थे। यह कहानी हमारी उन्हीं एक नवाब के विषय में है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। किसी बड़े शहर के आसपास का स्थान, मुफस्सिल इसका अर्थ होता है किसी बड़े शहर के आसपास का स्थान। वहाँ की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की जल्दी में तेज तेज ध्वनि के साथ धुआं छोड़ रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। यदि आपको अपनी यात्रा आराम से करनी है तो आप सेकंड क्लास में जाएंगे, और सेकंड क्लास में जाने के लिए जो टिकट है वो थोड़ा सा महंगा है। दूर तो जाना नहीं था, लेखक को बहुत दूर नहीं जाना था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब लेखक के लिए बताया गया है कि वो भीड़ से बचना चाहते थे। एकांत जहाँ कोई भी ना हो, वहाँ जाकर नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे और साथ ही खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को भी देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी जाने वाली थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने से एक सेकंड क्लास का डिब्बा निकल रहा है। उन्होंने देखा कि वो खाली है और वो उसमें भागकर चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, लेकिन जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा नहीं था। वह डिब्बा खाली नहीं था, निर्जन, बिना आदमी के। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। डिब्बे के अंदर जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक बर्थ पर लखनऊ के नवाब यानी एक सफ़ेदपोश होता है जो शिष्ट और सभ्य व्यक्ति होता है, वो बहुत ही आराम से पालथी मारकर बैठे हुए थे। पालथी मारना, टांगों को इकट्ठे करके बैठ जाना। सामने दो ताजे चिकने खीरे
तौलिए पर रखे थे। उनके सामने एक तौलिया बिछा हुआ था जिस पर 2 खीरे रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। जैसे ही हम डिब्बे में चढ़े, वहाँ बैठे हुए नवाब, जो कि अकेले में वहाँ रहना चाहते थे, अकेले में बैठना चाहते थे, उनकी आंखों में बाधा जैसी दिखाई दी। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। तब मैंने अपने मन में सोचा कि हो सकता है ये भी यहाँ एकांत में बैठकर कोई नई कहानी सोच रहे होंगे, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शोक करते देखे जाने के संकोच में हों। अपदार्थ, अपदार्थ का अर्थ होता है मामूली, या खीरे जैसी मामूली सी चीज़ को खाना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई देखे, इसलिए वो इस डिब्बे में आए थे। परंतु अब मेरे आने से उन्हें लगा कि यदि वो मेरे सामने खीरा खाएंगे तो मेरे द्वारा देख लिए जाएंगे, इसलिए वो थोड़ा संकुचित हो उठे थे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। लेखक बताते हैं कि जब मैं डिब्बे में चढ़ा तो नवाब साहब ने मुझे देखकर भी मुझे अनदेखा कर दिया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, और मैंने भी क्या किया, मैं उनके सामने की बर्थ पर बैठ गया और अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। ठाली, ठाली होता है खाली बैठकर। लेखक कहते हैं कि जब हम खाली बैठते हैं तो खाली बैठने पर हम कल्पनाएं करते रहते हैं। लेखक और कवियों की यह आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। तो अब मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था नवाब साहब को मेरे आने से जो असुविधा हुई है या जो संकोच हुई है उसका कारण क्या रहा होगा। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो। मुझे लगा कि नवाब साहब अकेले यात्रा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी खर्च करने में समझदारी की और 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया, क्योंकि यदि वो 1st क्लास का टिकट खरीदते तो उन्हें और ज़्यादा पैसे देने पड़ते। अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अब वो 2nd क्लास में आ तो गए, लेकिन मेरे आने पर उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि इस शहर का कोई भी सभ्य व्यक्ति उन्हें इस मंझले दर्जे में यानी 2nd क्लास में सफ़र करता हुआ देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। शायद उन्होंने अकेलेपन में अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। शायद वो अपने सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीद लाए होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। लेकिन अब मेरे आने पर उन्हें ये लगा होगा कि वो मेरे सामने अपने खीरे कैसे खाएंगे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। हम टेढ़ी निगाहों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। अचानक ही नवाब साहब ने हमें संबोधित किया, आदाब अर्ज, क्या आप खीरे का आनंद लेंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, लेकिन लेखक कहते हैं जैसे ही उन्होंने मुझे आदाब अर्ज किया और खीरा खाने के लिए पूछा तो मुझे उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। तो मैंने अपने मन में सोचा कि शायद ये शिष्टाचार अपना बनाए रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लोग इनके बारे में ये कहें कि देखो इन्होंने शिष्टाचार का पालन किया है, और इसीलिए ये मुझे भी मामूली लोगों में शामिल करना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। तो मैंने उन्हें उत्तर दिया कि शुक्रिया, धन्यवाद, आप ही अपना शौक पूरा कीजिए, यानी आप ही खीरे को खा लीजिए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। जब नवाब साहब को मेरी तरफ से कोई उचित उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा और फिर खीरों के नीचे जो तौलिया रखा हुआ था उसे झाड़कर अपने सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। तब उनकी सीट के नीचे जो एक लोटा पड़ा हुआ था उन्होंने वो उठाया, दोनों खीरों को खिड़की के बाहर किया, पानी से उसको धोया और तौलिए से साफ कर लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और इन्हें गोदकर झाग निकाला। उन्होंने दोनों खीरों को ऊपर से काटा और उन्हें आपस में रगड़कर झाग निकाल लिया। पहले समय में क्या होता था कि देसी खीरे आते थे, वो थोड़े से जहरीले होते थे, उन्हें काट कर उनका झाग निकालना पड़ता था। आजकल जो खीरे आते हैं
उनमें जहर नहीं होता और इसीलिए हम उसे आराम से खा लेते हैं। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते रहे। फिर उन्होंने खीरों को छीला और उनके फांके यानी टुकड़े किए और उसे तौलिए पर रखते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। अब लेखक बताते हैं कि लखनऊ स्टेशन पर जो लोग खीरा बेचते हैं उन्हें पता है कि हमें अपने खीरे को कैसे बेचना है। वो अपने ग्राहक के लिए जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी रखते हैं। जब कोई ग्राहक उनसे खीरा खरीदता है तो उसे ये मसाला भी दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उन्हीं की तरह नवाब साहब ने भी खीरे की फांकों पर अपना नमक और लाल मिर्ची डाल दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। भाव भंगिमा, उनकी गतिविधि, स्फुरन, हिलना, रसास्वादन, स्वाद, उनकी प्रत्येक गतिविधि और उनके जबड़ों के हिलने से पता लग रहा था कि ऐसा करते हुए उनके मुख में खीरे का स्वाद आ रहा था और वो उस स्वाद की कल्पना से ही पानी पानी हो रहे थे, यानी उस स्वाद की कल्पना से ही खीरे को खाने का आनंद महसूस कर रहे थे। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। और मैं नवाब साहब को देखकर क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था कि वैसे तो नवाब साहब अपने आप को रईस कहते हैं, लेकिन ये खीरा खाना चाहते हैं, मामूली सी चीज़ खाना चाहते हैं और लोगों को दिखाना भी नहीं चाहते, इसीलिए सेकंड क्लास के डिब्बे में आकर ये खीरा खाने की बात कर रहे थे। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नवाब साहब ने फिर एक बार मेरी ओर देखा और कहा, वल्लाह आइए, शौक कीजिए, आनंद लीजिए, मतलब खीरे को खाकर आनंद लीजिए। लखनऊ का बालम खीरा है, लखनऊ का बहुत अच्छा खीरा है। नवाब साहब ने खीरे को छीलकर, धोकर, काटकर उस पर जो नमक मिर्च छिड़क दिया था उससे खीरा पानी छोड़ने लगा था और पानी छोड़ते ही फांकों को देखकर मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि उसकी सुगंध ही इतनी अच्छी आ रही थी कि उसको खाने की इच्छा जागृत हो रही थी। लेकिन इनकार कर चुके थे, परंतु मैं पहले खीरा खाने से मना कर चुका था। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। मुझे लगा कि इस समय अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, सो उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाएं। तो मैंने उन्हें कहा कि शुक्रिया, धन्यवाद, इस वक्त इच्छा नहीं हो रही और आमाशय भी थोड़ा सा कमज़ोर है, तो आप ही खीरा खा लीजिए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब नवाब साहब की बात देखिए। नवाब साहब ने इच्छा भरी आंखों से खीरे पर जो नमक मिर्च डाला हुआ था, उनके कारण वो खीरे की फांकें चमक रही थी, उनकी ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और मन में ना जाने क्या सोचकर उन्होंने खिड़की के बाहर देखा और एक लंबा सांस लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। खीरे के एक पीस को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, अपने होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, उस टुकड़े को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। जब उन्होंने उस फांक को सूंघा तो उस खीरे के स्वाद के आनंद में उनकी पलकें बंद हो गई, क्योंकि अंदर तक वो खीरे के स्वाद को महसूस कर पा रहे थे। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। खीरे को सूंघने मात्र से ही उनके मुंह में पानी आ गया था। उस पानी को उन्होंने अपने अंदर तक उतार लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। उसके बाद नवाब साहब ने उस खीरे के टुकड़े को खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अब तो नवाब साहब ने यह काम शुरू कर दिया। वो एक एक टुकड़े को उठाते थे, अपनी नाक के पास ले जाते थे, उसे सूंघते थे और वासना करते थे, इच्छा, और इच्छा मात्र से ही उस खीरे के स्वाद को अनुभव करते थे और उसे खिड़की के बाहर फेंक देते थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए।
जब उनके खीरे के सभी टुकड़े समाप्त हो गए तो उन्होंने उसी तोले से अपने हाथ और होंठ पोंछे और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया और गर्वपूर्वक अपनी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो मुझे कह रहे हो, यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। कि यह ख़ानदानी रईसों का तरीका होता है कि वो बिना खाए ही किसी भी चीज़ के स्वाद को महसूस कर सकते हैं और अपना पेट भी भर सकते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब तक नवाब साहब ने क्या काम किया था? उन्होंने ये किया था, खीरे को खिड़की के बाहर किया था, उसे धोया था, साफ़ किया था, उसमें से जहर निकाला था, उसे छीला था, उसके टुकड़े किए थे, उस पर नमक मिर्च डाला था। इतना काम करने मात्र से ही वे थक गए और वहाँ लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम, सम्मान, सिर खम कर लेना, सिर झुका लेना। हम उनके सम्मान में सिर झुकाकर रह गए। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफ़ासत और नजाकत। तहज़ीब इसका अर्थ होता है शिष्टाचार, नफ़ासत स्वच्छता, नज़ाकत कोमलता। और हमारे मुख से निकला कि क्या यही ख़ानदानी शिष्टाचार है, यही ख़ानदानी स्वच्छता है, यही ख़ानदानी कोमलता है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? अब लेखक बताते हैं कि मैं नवाब साहब द्वारा खीरे को इस्तेमाल करने के इस तरीके को देख रहा था। मैं देख रहा था कि उन्होंने केवल मात्र खीरे की सुगंध ली और उसके स्वाद की कल्पना की और उसी से उनका पेट भर गया। तो वो कहते हैं कि शायद इसे पेट भरने का, स्वाद लेने का सूक्ष्म, साफ सुथरा तरीका तो कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से पेट भर सकता है, पेट की संतुष्टि हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अभी मैं ये बात सोच ही रहा था कि नवाब साहब ने ज़ोर से डकार लिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मुझे अपनी ओर देखते हुए देखकर नवाब साहब ने कहा कि खीरा लजीज होता है, लजीज यानी स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील। शकील का अर्थ होता है आसानी से ना पचने वाला। वो कहते हैं कि लेकिन खीरा आसानी से नहीं पचता, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है और यह आमाशय पर बोझ भी डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक कहते हैं कि नवाब साहब की ये बातें सुनकर मेरी ज्ञान रूपी आंखें खुल गई। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। और मेरे मन में आया कि यही तो नई कहानी के लेखक हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो मैंने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद से ही, केवल खीरे की सुगंध और स्वाद से ही हमारा पेट भर सकता है, हम डकार लेकर सामने वाले को ये भी दिखा सकते हैं कि सच में ही मेरा पेट भर गया है, तो क्या बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती? नहीं। अगर नवाब साहब केवल मात्र सूंघने से और उसकी कल्पना मात्र, उसके स्वाद से ही अपना पेट भर सकते हैं, तो निस्संदेह बिना विचार, घटना और पात्रों के एक नई कहानी की भी शुरुआत की जा सकती है, एक नई तरह की कहानी भी लिखी जा सकती है। धन्यवाद।